दोस्तों, सामान्य विज्ञान के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान की जानकारियाँ, जो कि विशेष रूप से हम आज पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में प्रमुख परिभाषाओं को। चालू करें मित्रों। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है दोस्तों। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल है और इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। सदिश राशियों को परिमाण और दिशा दोनों में मापे जाते हैं, और जबकि अदिश राशियों को केवल क्या मापा जाता है दोस्तों? परिमाण मापा जाता है। सदिश में क्या? परिमाण और दिशा दोनों मापी जाती है। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? निश्चित दिशा में स्थान का परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण एक्सेलरेशन कहते हैं। त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं। क्या है दोस्तों? त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं। न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह वस्तु गतिशील, और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। विराम के जड़त्व के कारण क्या होता है दोस्तों? रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलाने से यात्री पीछे की ओर चला जाता है। गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। यह गति के जड़त्व के कारण होता है। विराम के जड़त्व के कारण क्या होता है? व्यक्ति गाड़ी अचानक चलाए तो वो पीछे जाएगा, और यदि क्या हो रही है, गाड़ी गतिशील है और वह उसको ब्रेक लगाए तो वह आगे की ओर झुकता है। यह विराम के जड़त्व और गति के जड़त्व के दो उदाहरण रह गए। विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। क्या होती है दोस्तों? कोट की धूल झड़ जाती है, विराम का जड़त्व कहता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। क्या कहलाता मित्रों? किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों? रेडियन प्रति सेकंड। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम तथा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व के नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु की मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं दोस्तों? संवेग। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, और त्वरण की दिशा बल की दिशा में ही लगता है। आगे हम इसमें देखें दोस्तों, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे, मतलब काम करे, तो बल और जो समय है उनके गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहेंगे हम दोस्तों? आवेग कहेंगे। भौतिकी विज्ञान में जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तृतीय नियम कहता है दोस्तों कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट नोदन। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। अभिकेंद्री बल, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। कैसे करता है दोस्तों? मैं सेंट्रीपिटल फोर्स में होता है कि मैं वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर जब चलती है तो उस पर बहुल बल वृत्त के केंद्र की ओर क्या का होता है? लगता है। अब केंद्रीय बल,
कौन सा बल दोस्तों? अपकेंद्री बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु के द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है। पृथ्वी का जो सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का क्या है मित्रों? उदाहरण है। कपड़ा सुखाने की जो मशीन है, जैसे दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन है, वह अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करेगी। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बलाघूर्ण कहते हैं। एक अक्ष के उसको जो परितः घुमाएंगे मीन्स शक्तिमान को आप देखे होंगे। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति बलाघूर्ण कहलाती है। बलाघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। किसी पिंड का भार बल वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इस कार्य को कार्य होना समझा जाता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है, जबकि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति और जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, यह कहलाती है दोस्तों। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है? जूल है। जबकि शक्ति का मात्रक वॉट है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांधकर क्या करना है? बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। कोई ऊंचाई पर स्थित कोई वस्तु है, स्प्रिंग ले लो, बांध बनाकर यदि कोई पानी को हम रोकते हैं तो वह क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में जो ऊर्जा संचित रहती है वह भी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। एनर्जी कैन नाइदर डिस्ट्रॉय कैन नाइदर क्रिएट। एक अश्व शक्ति HP 746 वाट के बराबर होती है। एक जो अश्व शक्ति हॉर्स पावर कहते हैं वो 746 वाट के बराबर होती है। वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए। क्या हो जाए दोस्तों? वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसको हम क्या कह देंगे? पलायन वेग। और चंद्रमा पर जो है जी का मान, जी क्या है दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का 1/6 गुणा होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है मित्रों? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि सौरमंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है तथा चंद्रमा का 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका क्या है दोस्तों? पलायन वेग है। इस भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। उसको हम तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं, उसको भू स्थिर उपग्रह भी कहते हैं। दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। वायु दाब मापी बैरोमीटर का पारा का अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। यह किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। केशिकत्व कैपिलरिटी के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। कैसा होता है दोस्तों? केशिकत्व कैपिलरिटी के कारण लालटेन की जो बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना केशिकत्व के कारण ही होता है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कहलाता है। दोस्तों, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर पर सेकेंड, जल में 1483 मीटर पर सेकेंड तथा लोहे में 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि का जो वेग है, ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की जो चाल है वह तरंग दैर्घ्य एवं आयाम निर्भर नहीं करती। ध्वनि की जो चाल है वो तरंग दैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर
ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंग कहा जाता है। मतलब सुन सकते हैं 20 से 20,000 तक। 20 हर्ट्ज की अवश्रव्य कहलाती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाती है और 20,000 से 20 हर्ट्ज तक के बीच की तरंगों को मानव कान सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि, कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। दोस्तों, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी अवश्य होनी चाहिए। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। CP-CV = R मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार सामान्य ज्ञान की और भी जानकारियां आपके साथ शेयर की जाएंगी। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।